अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल और आप देख रहे हैं आपका नंबर 1 शो ये भारत की बात है। उम्मीद करते हैं आप सभी पूरी तरह से फिट होंगे और बहुत बहुत सेहतमंद होंगे। आइए शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर के साथ। और पहली बड़ी खबर है, आपको बताने जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कहाँ थे। आदमपुर एयरबेस में मोदी और टेंशन में पाकिस्तान। तस्वीर देखिए जरा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवानों के बीच जिस वक्त पहुंचे तो जवानों का जोश हाई था। जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखा जवानों ने तो जवानों का जोश 7वें आसमान पर था। पीएम मोदी को देखते ही जवान जोश में नारा लगा रहे थे। वो तस्वीर भी मैं आपको दिखाऊंगा कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवानों से जब मिले तो आखिर कैसे मिले। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये जवानों के बीच थी। आदमपुर की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये पीएम मोदी देखिए जवानों के बीच, और जवानों का जोश देखिए जरा। वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे लगा। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन जवानों से बात क्या की है, अब मैं एक्सक्लूसिव आपको दिखाने जा रहा हूं। जब पीएम मोदी पहुंचे, इंडियन एयरफोर्स का विमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख रहे हैं। सुनिए जरा क्या बात कर रहे हैं। हमारी सेना का नुकसान करने की थी तैयारी। हमने उनसे सीने पे चढ़ के दिखा दिया कि हमारे वीरों की कैसी है तैयारी। सेना का नुकसान करने की थी तैयारी। हमने उनसे सीने पे चढ़ के दिखा दिया कि हमारे वीरों की कैसी है तैयारी। यहाँ के सेनाओं में, यहाँ के जवानों में दिन रात के प्यासे रह करके दुश्मनों से लड़ने का जज्बा जो भरपूर है, ये हर कदम पे आपका सांस नहीं पाने वाला वायुसेना स्टेशन आदमपुर। आग लगा दूंगा कलम से दुश्मनों सावधान, एक परमाणु बम से कम नहीं भारत का नौजवान। आग लगा दूंगा कलम से दुश्मनों सावधान, एक परमाणु बम से कम नहीं भारत का नौजवान। आपके कारण सर हमारा मॉडल बहुत हाई है। चलिए, सभी साधनों का भी एक बार इस्तेमाल हो गए आपको टेक्नोलॉजी। आपको लगता था सीख तो रहे, पता नहीं कब काम आए। ये जो काम हुआ और जम्मू कश्मीर का किसी ने नहीं किया, उसके लिए हम आभारी हैं सर। इस दिन में जब से आपका नेतृत्व शुरू हुआ तब से हम, अरे आपके लेबर, जब से आपका नेतृत्व शुरू हुआ तब से हम, अरे आपके लेबर। सेना के जवानों की हौसला अफजाई के लिए पहुंचे थे और उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने कि कैसे डट कर खड़े रहे वो दुश्मन के सामने। सेना का नुकसान करने की थी तैयारी। हमने उनसे सीने पे चढ़ के दिखा दिया कि हमारे वीरों की कैसी है तैयारी। यहाँ के सेनाओं में, यहाँ के जवानों में दिन रात के प्यासे रह करके दुश्मनों से लड़ने का जज्बा जो भरपूर है, ये हर कदम पे आपका सांस नहीं पाने वाला वायुसेना स्टेशन आदमपुर। आग लगा दूंगा कलम से दुश्मनों सावधान, एक परमाणु बम से कम नहीं भारत का नौजवान। आग लगा दूंगा कलम से दुश्मनों सावधान, एक परमाणु बम से कम नहीं भारत का नौजवान। आपके कारण सर हमारा मॉडल बहुत हाई है। चलिए, सभी साधनों का भी एक बार इस्तेमाल हो गए आपको टेक्नोलॉजी। आपको लगता था सीख तो रहे, पता नहीं कब काम आए। ये जो काम हुआ और जम्मू कश्मीर का किसी ने नहीं किया, उसके लिए हम आभारी हैं सर। इस दिन में जब से आपका नेतृत्व शुरू हुआ तब से हम, अरे आपके लेबर, जब से आपका नेतृत्व शुरू हुआ तब से हम, अरे आपके लेबर।
तो पीएम मोदी पहुंचे थे भारतीय जवानों का जज्बा और हौसला अफजाई करने, लेकिन दूसरी तरफ मुनीर पहुंचे थे। अगली तस्वीर दिखाइए जरा, अगली तस्वीर दिखाइए। मुनीर की तस्वीर जो मैं दिखाना चाह रहा हूं कि असीम मुनीर पहुंचे थे अपने जवानों को देखने के लिए जो अस्पताल में भर्ती हैं। यह तस्वीर आप देख रहे हैं, पाकिस्तान में जो मुनीर के जवान पिटे, उन पिटे जवानों से मिलने और हाल लेने के लिए असीम मुनीर अस्पताल पहुंचे थे। यह फर्क है भारतीय जवानों का और पाकिस्तानी जवानों का। मुनीर अब तक बंकर में छिपे थे, निकले और यह सच बता रहा है कि पाकिस्तानी जवानों का हाल भारतीय सेना ने क्या किया है। 50 से ज्यादा की मौत हो गई है, दर्जनों अस्पताल में भर्ती हैं और पाकिस्तान फिर भी झूठ बोल रहा है। अब आपको सुनवाता हूं कि सुनिए आखिर क्या कह रहे हैं पाकिस्तान के लोग जो पाकिस्तान की सरकार और सेना की पोल खोल रहे हैं। सुनिए। के लोगों को शहीद कर दिया और आप यही कहते रहे कि हमने उनके 5 जहाज गिरा दिए। किधर है वो जहाज? फौजा आसिफ से पूछो, जुआना जुआना जुआना, उससे पूछो तो हकला बोलता है कि सोशल मीडिया पे है वो जहाज। ये कोई जवाब है? किधर है वो आपके टारगेट किया हुआ? न्यू दिल्ली टारगेट किया हुआ है, आर्मी चीफ टारगेट किया हुआ है, मैंने ये किया हुआ है, हमने वो किया हुआ है। किधर है वो? एक आपसे एक मिसाइल नहीं चला। मिसाइल का जवाब मिसाइल होता है, रॉकेट का जवाब रॉकेट होता है। क्या आपको ये टर्म्स नहीं पता? आप आर्मी में हो, इस तरह होता है कि आप वो हमला करें और आके जाली कहानी बता दो हमारे दोस्त लोगों को, और जो हमारे लोग मर गए उसका क्या होगा? बदबख्तों, तुम्हारी कब्रों में कीड़े पड़ेंगे, कीड़े। तो इंडिया आपसे दोस्ती करता है, फिर आप इंडिया का भरोसा तोड़ते हो, फिर वो आपसे दोस्ती करता है, अब फिर उसका भरोसा तोड़ते हो। अब वो लोग हमसे नफरत करने लग चुके हुए हैं। वो लोग, अगर पाकिस्तान को बचाना है तो उसके लिए नारा ये होना चाहिए कि मोदी को दोस्त बनाओ, फिर पाकिस्तान को बचाओ। फिर पाकिस्तान बचता है। अगर मोदी आपका तो भूखे नंगे हो, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, आपके पास कुछ है नहीं, ना खाने को, ना पीने को, ना पेट्रोल है, ना बिजली है, ना पानी है, ना गैस है, कोई चीज अवेल आपके पास है नहीं। इंडिया के साथ आप मुकाबले ऐसे करते हो, ओ भाई वो 1 मिनट में आपको बता देगा वो क्या हो चुका हुआ है। तो उससे बच के रहो और उसके साथ दोस्ती करो, अच्छे रह जाओगे। तो हमारा डिफेंस मिनिस्टर इंटरव्यू दे रहा था, एंकर उससे पूछते हैं कि आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने 5 जहाज गिराए हैं, इसका कोई प्रूफ, कोई सबूत है? तो ये कहता है सोशल मीडिया। अफसोस की बात है, इस तरह का जवाब इसको देना चाहिए था। ये जो आपने कहा कि 5 तैयारे गिराए हैं, ये इसका कोई सबूत है आपके पास? तो अब वज़ीर दफा साहब फरमा रहे हैं कि सबूत है हमारे पास, सोशल मीडिया। जूतियां मार मार के जो है ना वो उस सियासतदान का हुलिया बिगाड़ दें। भारत ने जो करना था वो किया है, उसने पाकिस्तान के अंदर आगे टारगेट किया है और उन्होंने कामयाब हमला किया। अब शहबाज शरीफ की ये आदत है कि ये जब भी नाकाम होते हैं ना, ये मुबारकबाद दे देते हैं। आप जानते हैं कि तूफान आया एक, और किस तरह का तूफान था ये तो सब जानते हैं, पहले कभी नहीं देखा इस तरह का तूफान। उनको पता है यहाँ से ट्रेनिंगें होती हैं, यहाँ से सब कुछ होता है, जो मुजाहिद वगैरह तैयार होते हैं, तो उन्होंने इसको निशाना बना के रखा हुआ था। हमें कुछ सबूत देने की जरूरत नहीं, पाकिस्तान के लोगों ने ही सारा सच बता दिया है। लेकिन पाकिस्तान कैसे झूठ परोस रहा था ये दिखाता हूं। पाकिस्तानी अधिकारी कह रहे थे, सेना कह रहे थे, उन्होंने हमारा S-400 मार दिया है, हमारा फाइटर मार दिया है। सुनिए। आदमपुर एयरफील्ड को तबाह कर दिया है। कि पाक फौज ने आदमपुर एयरफील्ड को तबाह कर दिया। एयरफोर्स और एविएशन बेसिस सूरतगढ़, सिरसा, भुज, नालिया, आदमपुर, भटिंडा, बरनाला, S-4। तो पाकिस्तान कह रहा है, उनके सेना के अधिकारी कह रहे हैं आदमपुर एयरबेस तबाह कर दिया है। पीएम मोदी उसी आदमपुर पर पहुंचे, वो कह रहे हैं S-400 तबाह कर दिया है। पीएम मोदी के पीछे आपको क्या नजर आ रहा है? S-400। पाकिस्तान का पहला झूठ बेनकाब हो रहा है। उनके चैनल, उनकी सेना कह रही है आदमपुर एयरबेस पर हमला किया, मोदी आदमपुर एयरबेस पहुंच गए, S-400 तबाह कर दी, पीछे S-400 देख रहे हैं। अगली तस्वीर देखिए, वो कह रहे हैं MiG-29 हमारा तबाह कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं, उनके ठीक पीछे MiG-29 खड़ा हुआ आपको नजर आ रहा है। ये MiG-29 फाइटर जेट, यानी पाकिस्तानियों का एक और झूठ बेनकाब हो गया है जो आदमपुर एयरबेस को लेकर कह रहे थे। प्रधानमंत्री आखिर पहुंचे क्यों आदमपुर एयरबेस, ये भी आपको बताता हूं। एक मैसेजिंग भी थी, एक संदेश भी था, दुनिया के लिए भी और झूठ बोलने वालों के लिए भी। ऑपरेशन सिंदूर के बीच अचानक आदमपुर एयरबेस पहुंच गए पीएम मोदी।
पाकिस्तान ने आदमपुर एयरबेस में नुकसान का दावा किया था। भारत के S-400 डिफेंस सिस्टम को तबाह करने का दावा था। फाइटर जेट JF-17 ने मार गिराया, इसका झूठ पाक ने फैलाया। मोदी ने आज आदमपुर एयरबेस से पाक का झूठ बेनकाब कर दिया। पीएम आदमपुर एयरबेस पर करीब 1 घंटे तक रहे। मोदी ने यहां सेना के जवानों को संबोधित किया। जब मोदी के ठीक पीछे S-400 मिसाइल सिस्टम नजर आया, इस तरह पाकिस्तान का झूठ बेनकाब हो गया। भारतीय सेना ने पहले ही पाकिस्तान की पोल खोल दी थी। आज मोदी ने आदमपुर एयरबेस से पाक को सच दिखा दिया। पाकिस्तान के दावे को कर्नल सोफिया ने तभी खारिज कर दिया था। पाकिस्तान के दावे के दिन ही इसे झूठ बताया था। पीएम ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जवानों से बातचीत की और पीएम ने पाक पर सफल एयर स्ट्राइक को लेकर बधाई भी जवानों को दी। साथ ही आतंकिस्तान को मोदी ने सीधी चेतावनी दी, आतंक के आकाओं को अंजाम तबाही और महाविनाश ही होगा। आइए अब आपको सुनवाता हूं सेना के जवानों के बीच जब पीएम मोदी पहुंचे तो कैसे सिर्फ पाकिस्तान से 100 किलोमीटर दूर थे, वहां से पाकिस्तान को भी जवाब दिया। अधर्म के नाश और धर्म की स्थापना के लिए शस्त्र उठाना ये हमारी परंपरा है। इसलिए जब हमारी बहनों बेटियों का सिंदूर छीना गया तो हमने आतंकियों के फन को उनके घर में घुस के कुचल दिया। वो कायरों की तरह छिप कर आए थे, लेकिन भूल गए उन्होंने जिसे ललकारा है वो हिंद की सेना है। आपने उन्हें सामने से हमला करके मारा। आपने आतंक के तमाम बड़े अड्डों को मिट्टी में मिला दिया। 9 आतंकी ठिकाने बर्बाद हुए। 100 से ज्यादा आतंकियों की मौत हुई। आतंक के आकाओं को अब समझ आ गया है भारत की ओर नजर उठाने का एक ही अंजाम होगा, तबाही। जिस पाकिस्तानी सेना के भरोसे ये आतंकी बैठे थे, भारत की सेना, भारत की एयरफोर्स और भारत की नेवी ने उस पाकिस्तानी सेना को भी धूल चटा दी है। तो सोचिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस एयरबेस पर पहुंचे थे, यहां से भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया और दावा यह है कि यहां से पाकिस्तान पर ब्रह्मोस मिसाइल भी दागी गई है। ये आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री जवानों के बीच उनसे बात की, उनसे मुखातिब हुए, उनकी हौसला अफजाई की, उनकी तारीफ की और उन्हें सलाम भी किया पीएम मोदी ने कि आज हर हिंदुस्तानी अगर सुरक्षित है तो आपकी वजह से है। हर हिंदुस्तानी चैन से सो पा रहा था इस दौरान तो सिर्फ आपकी वजह से। लेकिन पीएम आदमपुर पहुंचे क्यों? आइए आपको बताऊं इस एयरबेस की खासियत क्या है। ये आप देखिए, भारत और पाकिस्तान का मैप मैं आपको दिखा रहा हूं। भारत पाकिस्तान के मैप में पंजाब में है आदमपुर एयरबेस, पाकिस्तान से बहुत नजदीक है। आदमपुर एयरबेस भारत का बेहद महत्वपूर्ण वायुसेना स्टेशन है, भारत का दूसरा सबसे बड़ा एयरफोर्स स्टेशन है। पंजाब में जालंधर से 21 किलोमीटर दूर है और पाकिस्तान की सीमा से सिर्फ 100 किलोमीटर दूर, यानी मोदी आज पाकिस्तान की सीमा से सिर्फ 100 किलोमीटर दूर थे। यह एयरबेस MiG-29 फाइटर जेट का बेस है और इस एयरबेस पर रफाल, सुखोई 30 तैनात रहते हैं। मिराज फ्रंटलाइन फाइटर जेट्स का भी गढ़ है ये। 1965-71 युद्ध में इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। करगिल युद्ध में भारत की जीत में अहम भूमिका रही। आदमपुर एयरफोर्स स्टेशन एयरफोर्स की 47वीं स्क्वाड्रन है। यहां की स्क्वाड्रन को ब्लैक आर्चर के नाम से जाना जाता है। 1965 की जंग में पाकिस्तान ने आदमपुर एयरबेस पर हमला किया था। भारतीय वायुसेना ने इस हमले को पूरी तरह नाकाम कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी यहां से पाकिस्तान पर हमला किया गया। आतंकियों और पाक सेना के ठिकानों पर सटीक निशाना आदमपुर से लगाया गया। साथ ही पाकिस्तान के ड्रोन हमलों को भी बर्बाद कर दिया गया।
तो पाकिस्तान ने हिमाकत जरूर की थी आदमपुर पर हमला की, लेकिन वहां S-400 तैनात थी जिसने पाकिस्तान के हमले को नाकाम कर दिया। सुनिए जरा, प्रधानमंत्री ने कहा कि घर में घुसकर मारेंगे और बचने का मौका भी नहीं देंगे। आपने पाकिस्तानी फौज को भी बता दिया है, पाकिस्तान में ऐसा कोई ठिकाना नहीं है जहां बैठकर आतंकवादी चैन की सांस ले सके। हम घर में घुसकर मारेंगे और बचने का एक मौका तक नहीं देंगे। और हमारे ड्रोन्स, हमारी मिसाइलें, उनके बारे में तो सोचकर पाकिस्तान को कई दिन तक नींद नहीं आएगी। कौशल दिखलाया चालों में, उड़ गया भयानक भालों में, निर्भीक गया वह ढालों में, सरपट दौड़ा करवालों में। ये पंक्तियां महाराणा प्रताप के प्रसिद्ध घोड़े चेतक पर लिखी गई है, लेकिन ये पंक्तियां आज के आधुनिक भारतीय हथियारों पर भी फिट बैठती है। प्रधानमंत्री जिस तरह ललकार रहे हैं, सवाल यह उठ रहे हैं, क्या भारत पाकिस्तान के परमाणु तक पहुंच गया था? पाकिस्तान के नेताओं को आपने सुना होगा पिछले दिनों, हर दूसरा नेता, चाहे वो वहां के रक्षा मंत्री हो, सूचना मंत्री हो या दूसरे जल मंत्री हो, मंत्री किसी विभाग का हो, धमकी परमाणु की दे रहा था। क्या भारत पाकिस्तान के परमाणु तक पहुंच गया था और इन्हें तबाह कर सकता था? यह ताकत थी भारत की। अगली तस्वीर देखिए, यह जो आप देख रहे हैं, सरगोदा एयरबेस तक भारत पहुंच गया था। यह देख रहे हैं, यहां आकर ब्रह्मोस मिसाइल गिरी तो गड्ढे से आपको अंदाजा होगा भारत क्या कर सकता था। और इस सरगोदा से कुछ ही दूरी पर पाकिस्तान के परमाणु होने का दावा है। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, यह है वहां का किराना हिल्स पाकिस्तान का। बताया जाता है और दावा किया जाता है पाकिस्तान ने अपने परमाणु बम इसी किराना हिल्स में छिपा रखे हैं। और अगर यही किराना हिल्स में परमाणु बम छिपा रखे हैं और सरगोदा एयरबेस जो मैंने अभी आपको दिखाया वो सिर्फ 20 किलोमीटर है यहां से, सिर्फ 20 किलोमीटर, तो दावा किया गया, तस्वीर में आपको दिखाऊं, ये देख रहे हैं, ये किराना हिल्स की सैटेलाइट इमेज मैं आपको दिखा रहा हूं। हिट 1 और हिट 2 आपको नजर आ रहा है, यानी यहां एक धमाका हुआ है, एक यहां धमाका हुआ है। ये सैटेलाइट इमेज उसी किराना हिल्स की है जहां दावा है कि यहां पाकिस्तान के परमाणु छिपा कर रखे हैं। पाकिस्तान ने भारत से डरकर, खौफ में यहां छिपा रखे हैं पाकिस्तान ने अपने परमाणु। क्या हमने उनके परमाणु ठिकानों तक हिट किया? अगली तस्वीर देखिए, ये आप देख रहे हैं, मैंने अभी तस्वीर भी यही दिखाई थी आपको, किराना हिल्स पर धमाका हो रहा है। यही किराना हिल्स की तस्वीरें और धमाका सुनिए। मजाक अटैक होया, मुझे कोई अटैक हो गया, मुसलसल अटैक हो रहे किराना पहाड़ी, किराना पहाड़ी अटैक हो गया। तो सोचिए, क्या हम पाकिस्तान के परमाणु तक पहुंच गए थे जिसने पाकिस्तान की सांसें रोक दी कि जो कुछ उनके पास है वो भी तबाह हो जाएगा। देखिए भारत आखिर कहां तक पहुंचा था, जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं इस मैप के जरिए। देखिए, ये आप देख रहे हैं, भारत ने अटैक किया नूर खान एयरबेस पर, रावलपिंडी तबाह हो गया। नूर खान एयरबेस से सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी पर पाकिस्तान का परमाणु कमांड सेंटर है इस्लामाबाद में, सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी थी। अगला अटैक देखिए, भारत ने सरगोदा एयरबेस पंजाब पर अटैक किया, तबाह कर दिया उसे। वहां से सिर्फ 20 किलोमीटर दूर था किराना हिल्स परमाणु अड्डा, और यहां भी नुकसान की खबर है। बेशक इस बात को पाकिस्तान नहीं मानेगा, लेकिन क्या भारत ने उस परमाणु अड्डे को नुकसान पहुंचाया है पाकिस्तान के? प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा न्यूक्लियर धमकियां नहीं चलेंगी। क्या भारत और भारत की मिसाइलें पाकिस्तान के परमाणु ठिकानों तक पहुंच गई? क्योंकि किराना हिल्स में रेडियो एक्टिव रिसाव की खबरें सामने आने लगी। कहा यह जा रहा है कि रेडिएशन फैलने के डर से पाक में दहशत मच गई।
दावा है कि अमेरिका का खास विमान B350 AMS पाक भेज दिया गया है। अमेरिका का यह विमान परमाणु इमरजेंसी जेट का काम करता है और यह विमान किराना हिल्स में रेडियो एक्टिव रिसाव की पड़ताल करेगा। दरअसल परमाणु हथियारों में रेडियो एक्टिव पदार्थ इस्तेमाल होते हैं। यह संकेत है कि किराना हिल्स में पाकिस्तान को बड़ा नुकसान हुआ है। 9 और 10 मई की रात पाकिस्तान में जोरदार भूकंप भी आया था, आपको याद होगा। पाकिस्तान में भूकंप आ गया, इसकी तीव्रता थी रिक्टर स्केल पर 4 और केंद्र यानी सेंटर जमीन से 10 किलोमीटर नीचे बताया गया। क्या पाक के परमाणु अड्डे पर हमला हुआ जिसके बाद यह भूकंप आया है? पाकिस्तान और वहां की सरकार इसे लेकर कुछ भी बोलने से बच रही है, लेकिन दुनिया भर में चर्चा है कि भारत ने पाक के परमाणु अड्डे पर चोट की है और इसी वजह से पाकिस्तान ने भारत से सीज फायर की गुहार लगाई, गिड़गिड़ाने लगा। दरअसल किराना हिल्स पाक का बड़ा और खुफिया रणनीतिक अड्डा भी है। यह पाकिस्तान के सरगोदा एयरबेस से 20 किलोमीटर की दूरी पर है और सालों से पाकिस्तान यहां खुफिया सुरंग और बंकर बना रहा है और यही अपने परमाणु हथियार और मिसाइलों को छुपा कर रखा है। पाकिस्तान परमाणु धमकी देता है लेकिन अड्डे छिपा कर रखता है। वो नहीं चाहेगा कि दुनिया को उसके परमाणु ठिकानों का पता चले, इसलिए वो अपने परमाणु अड्डे पर हमले या नुकसान की बात नहीं मानेगा। लेकिन प्रधानमंत्री ने पिछले 2 दिन में 2 बार पाकिस्तान को बताया है कि तुम्हारी परमाणु धमकी नहीं चलने वाली, परमाणु और न्यूक्लियर ब्लैकमेल काम नहीं आएगा। सुनिए। भारत की लक्ष्मण रेखा अब एकदम स्पष्ट है। अब फिर कोई टेरर अटैक हुआ तो भारत जवाब देगा, पक्का जवाब देगा। ये हमने सर्जिकल स्ट्राइक के समय देखा है, एयर स्ट्राइक के समय देखा है और अब तो ऑपरेशन सिंदूर भारत का न्यू नॉर्मल है। भारत ने अब 3 सूत्र तय कर दिए। भारत पर आतंकी हमला हुआ तो हम अपने तरीके से, अपनी शर्तों पर, अपने समय पर जवाब देंगे। कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। हम आतंक की सरपरस्त सरकार और आतंक के आकाओं को अलग अलग नहीं देखेंगे। तो भारतीय सेना का शौर्य पूरी दुनिया ने देख लिया और देश उस शौर्य का उत्सव और जश्न मना रहा है। यह है देश की राजधानी दिल्ली का इंडिया गेट, जहां सेना के लिए तिरंगा यात्रा निकाली गई। आप देख रहे हैं पूरा देश इसी तरह जश्न मना रहा है। तिरंगा यात्रा अब निकलनी शुरू होगी हर दिन। ये आज पहली तस्वीर है भारत की जीत के बाद। एक और तिरंगा यात्रा पंचकुला में निकली है। पंचकुला में खुद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मौजूद थे, हरियाणा के सीएम। ये सिर्फ एक बात नहीं थी कि भारतीय सेना ने पाकिस्तान को मारा है, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका को भी जवाब दे दिया है। मोदी ने पाकिस्तान और दुनिया को बड़ा पैगाम दिया है। पाकिस्तान से या तो बात आतंकवाद के मुद्दे पर होगी या फिर उससे बात अब पीओके के मुद्दे पर होगी, यानी पाक अधिकृत कश्मीर के मुद्दे पर। भारत का ऐलान अमेरिका को भी एक कड़ा संदेश है। दरअसल 2 दिन पहले ट्रंप ने मध्यस्थता की बात की थी, कहा था मैं दोनों देशों के साथ मिलकर कोशिश करूंगा, क्या 1000 साल बाद कश्मीर मुद्दे का हल निकल सकता है। भारत ने साफ कह दिया कि तीसरे पक्ष का दखल मंजूर नहीं है। पाक या दुनिया को कश्मीर पर बात करनी है तो पीओके पर करें, लेकिन उससे पहले पाकिस्तान पीओके को खाली करे।
दरअसल पाकिस्तान दुनिया भर में कश्मीर का मुद्दा उठाता है, कश्मीर में अस्थिरता और अशांति का प्रोपेगेंडा फैलाता है, लेकिन पीओके में अपने अत्याचार और धोखे को छिपाता है। जबकि 1947 से पहले पीओके भारत का हिस्सा था। जो अब पीओके वो अभी कभी जम्मू कश्मीर का ही एक हिस्सा था। आजादी के बाद जम्मू कश्मीर पहले स्वतंत्र रियासत बना, क्योंकि तब महाराजा हरि सिंह इसे अलग राज्य रखना चाहते थे। अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान ने कश्मीर पर हमला कर दिया। पाक पूरे जम्मू कश्मीर पर अवैध कब्जा करना चाहता था। मुश्किल में फंसे महाराजा हरि सिंह ने भारत से मदद मांगी। जम्मू कश्मीर के भारत में विलय की गुहार लगाई। भारत ने बड़े हिस्से से पाक विद्रोहियों को भगा दिया, लेकिन कुछ हिस्से पर विद्रोहियों ने कब्जा कर लिया। 13,000 किलोमीटर के जिस क्षेत्र पर पाक ने धोखे से कब्जा किया, वही इलाका पीओके के नाम से जाना जाता है और विवाद की जड़ भी है। लेकिन असल में पीओके भारत का हिस्सा है। सुनिए जरा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेशक ये कहा हो कि बात पीओके पर होगी, लेकिन संदेश अमेरिका के लिए भी था। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो टेररिज्म पर ही होगी। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पीओके उस पर ही होगी। भगवान बुद्ध ने हमें शांति का रास्ता दिखाया है। शांति का मार्ग भी शक्ति से होकर जाता है। ये केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर से संबंधित किसी भी मुद्दे को भारत और पाकिस्तान को द्विपक्षीय तरीके से ही हल करना है। लंबित मामला केवल पाकिस्तान द्वारा अवैध रूप से कब्जा किए गए भारतीय क्षेत्र को खाली करने का है। अब देखिए हुआ क्या, जंग रुक गई। जंग रुक गई तो एक शख्स जो छिपा था बहुत दिन से वो निकल कर आया। असीम मुनीर और मरियम नवाज सामने आए। ये देख रहे हैं मरियम नवाज पहुंचे। जो पाकिस्तान के जवान घायल हैं, जख्मी हैं, भारतीय सेना ने जिन्हें मारा है, उनका इलाज चल रहा है। असीम मुनीर को आप देख रहे हैं। असीम मुनीर डरे सहमे बंकर से निकलकर अस्पताल पहुंचे। सीजफायर के 3 दिन बाद पाक आर्मी चीफ नजर आए और दावा है कि रावलपिंडी पर हमले के दौरान मुनीर बंकर में छिपे थे। भारत ने रावलपिंडी के नूर खान एयरबेस पर मिसाइल से हमला किया, जिसके बाद असीम मुनीर सेना के बंकर में छिप गए। 72 घंटे बाद असीम मुनीर प्रकट हुए। आज रावलपिंडी के अस्पताल पहुंचे। मुनीर ने घायल जवानों का हालचाल लिया। रावलपिंडी अस्पताल में 60 से ज्यादा पाक सैनिक भर्ती हैं। इसके बावजूद मुनीर भारत को गीदड़ भपकी दे रहे हैं। असीम मुनीर ने कहा, भारत हमें डरा नहीं सकता है। पाक आर्मी देश की रक्षा करने में पूरी तरह से सक्षम है और भारत के खिलाफ हम स्टील की दीवार की तरह एकजुट हैं। पूरा स्टील अस्पताल में इस वक्त। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की मुख्यमंत्री मरियम नवाज ने लाहौर के अस्पताल में भर्ती सैनिकों का हालचाल लिया। इस दौरान सेना के बड़े अधिकारी भी उनके साथ मौजूद रहे। मरियम ने सैनिकों का इलाज करने वाले डॉक्टरों की टीम से भी मुलाकात की। आइए अब आपको बताता हूं पाकिस्तानी सेना के जवानों का हाल। मुनीर कह रहे हैं जान नहीं गई। ये देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। पाकिस्तान का वही हाल है, सच मानता नहीं है। ये तो 8 वो हैं जो मारे गए हैं भारतीय सेना के हमले में, जिसको अब तक छिपा नहीं पाए वो, लेकिन लगभग 42 लोग और मारे गए जिसे छिपा दिया है। आइए अगली तस्वीर दिखाऊं। ये आप देख रहे हैं भुलारी में पाक सैनिकों का जनाजा निकला है और बाकायदा ये बता रहा है कि आखिर जो पाकिस्तानी सेना छिपाने की कोशिश कर रही है, तस्वीरें उसे छिपने नहीं देंगी। दूसरी तस्वीर देखिए, यह सियालकोट की तस्वीर है। सियालकोट में भी भारत ने अटैक किया था। सियालकोट में आप देख रहे हैं पाकिस्तानी सेना के जनाजे की नमाज हो रही है। एक और तस्वीर आपको दिखाऊं, गिलगिट की तस्वीर देख रहे हैं। पाक सैनिक मारे गए, लेकिन पाकिस्तान कह रहा है हमारा तो कोई जवान नहीं मारा गया। जो जख्मी हैं 60 से ज्यादा अस्पताल में बैठे हैं। तो पाकिस्तान मौत छिपा रहा है अपने जवानों की। आपको दिखाऊं, पाकिस्तान जब कसाब को अपना मानने को तैयार नहीं था, तो पाकिस्तान के जवान मारे जाएंगे तो आखिर कैसे कबूल करेगा।
रावलपिंडी और लाहौर के अस्पताल पाक सैनिकों से भरे पड़े हैं। भारत के हमले में पाक को भारी नुकसान पहुंचा है। इसके बावजूद पाकिस्तानी सैनिकों की मौत के आंकड़े छिपाए जा रहे हैं। पाकिस्तान ने माना हमले में उसके 11 सैनिक मारे गए, जिसमें 6 सेना के जवान हैं और 5 वायुसेना के सैनिक हैं। 78 सैनिक घायल हैं, 40 नागरिकों की जान गई है। एलओसी पर गोलीबारी में 40 नागरिकों की मौत हुई है और ये सैनिक हैं वहां के। पाकिस्तान के आंकड़ों पर सवाल उठ रहे हैं। 3 से 4 दिनों तक एलओसी पर भारी गोलीबारी हुई। भारत की गोलीबारी में करीब 50 पाक सैनिक मारे गए। हवाई हमले में 50 से ज्यादा सैनिकों के मारे जाने का अनुमान है। भोलारी एयरबेस पर भारत ने ब्रह्मोस से अटैक किया था। भोलारी एयरबेस पर अकेले 40 से 50 जवान पाक के मार दिए गए। भारतीय सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, ऑपरेशन सिंदूर में 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए। पाकिस्तानी सेना के 40 से ज्यादा जवान और अधिकारी मारे गए। साफ है कि पाकिस्तान सैनिकों की मौत के फर्जी आंकड़े दे रहा है और इसमें कोई नई बात नहीं है। नई बात इसलिए नहीं, आपको याद होगा कि भारत ने चीनी जवानों को मारा था। मारे ज्यादा थे, बता कम रहे थे। और चीन और पाकिस्तान है दोस्त, तो दोनों दोस्त की फितरत एक है, झूठ बोलना। सुनिए लेकिन पाकिस्तानी पत्रकार को वो सच बोल रहा है। तो मजहब का तड़का लगा के और लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए तबाहियां मच गई हैं और दांत खट्टे कर दिए हैं और ये हमले हुए हैं। कोई 2-4 जगहों के एग्जैक्ट नाम बताएं, शहरों के, मैंने कहा नाम ना बताएं। डिजिटल वर्ल्ड है, एक एक घर का भी पता लग जाता है मैप के ऊपर। तो अगर आप बताएं कि कहां किस किस जगह पे अटैक हुए और कितना नुकसान हुआ और क्या नुकसान हुआ, किसी के पास कोई जवाब नहीं था। 1971 की जंग से पहले और 1971 की जंग के बाद पूरी 78 साल हिस्ट्री में जिस तरह जब से यह सूरत हाल बनी है, जनरल आसिम मुनीर के आर्मी चीफ होते हुए पाकिस्तान के शहरों की ना तो कभी इतनी तौहीन हुई पूरी तारीख के अंदर सिवाय 1971 के, और ना ही इस तरह से खौफ की फजा रही। अब आपको बताऊं, पाकिस्तानी सेना के जवान ढेर हुए जिस एयरबेस पर, वहां ब्रह्मोस दागी गई थी और ब्रह्मोस ने पाकिस्तानी सेना के छक्के छुड़ा दिए हैं। अब हुआ यह है कि ब्रह्मोस की डिमांड दुनिया में बढ़ गई है। जब से भारत ने पाकिस्तान को ब्रह्मोस से पीटा है, दुनिया कह रही है हमें ब्रह्मोस दे दो। ब्रह्मोस की डिमांड ऐसी बढ़ गई है कि दुनिया के 1 दर्जन से ज्यादा देश भारत से ब्रह्मोस मांग रहे हैं। देखिए जरा कौन कौन से देश हैं जो ब्रह्मोस की डिमांड कर रहे हैं। जानकारी मिल रही है कि कतर, सऊदी अरब, ओमान और संयुक्त अरब अमीरात ब्रह्मोस चाहते हैं। ब्रुनेई, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्रुनेई ये चाहते हैं कि ब्रह्मोस हमें भी दे दो। वियतनाम, सिंगापुर और फिलीपींस भी ब्रह्मोस भारत से मांग रहे हैं। बुल्गारिया, मिस्र और दक्षिण अफ्रीका भी इसमें शामिल हैं। वेनेजुएला, चिली, ब्राजील, अर्जेंटीना ब्रह्मोस की ताकत देखकर इसे भारत से चाह रहे हैं। यह है ब्रह्मोस की ताकत। लेकिन भारत ने एक और बड़ा काम कर दिया है। भारत ने ब्रह्मोस को अपग्रेड कर दिया है और ज्यादा खतरनाक बना दी है। भारत ने 2 खतरनाक हथियार तैयार किए हैं। पहला देखिए कौन सा है। ये आप देख रहे हैं, ये है पहला हथियार। इसका नाम है हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल। ये भविष्य का जंगी हथियार है। पहली बार देख रहे होंगे आप। ये ध्वनि की गति से भी 6 से 12 गुना तेजी से हमला करता है। यानी मेरी आवाज जो आप सुन रहे हैं, इससे भी 6 से 7 गुना ज्यादा इसकी रफ्तार है। अब आप रफ्तार का अंदाजा लगा सकते हैं। 7400 से 14800 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलता है। इतनी तेज स्पीड के चलते इसे पकड़ना मुश्किल है, इंटरसेप्ट नहीं होता है। परमाणु और दूसरे वॉरहेड ले जाने में सक्षम है और उड़ान के दौरान दिशा बदल सकता है। पूरे पाकिस्तान और चीन के बड़े हिस्से को कवर करने में सक्षम है। लाहौर से 30 से 40 सेकेंड, इस्लामाबाद में 2 से 3 मिनट में हमला। बीजिंग, शंघाई समेत चीन का बड़ा हिस्सा इसकी रेंज में। यह डीआरडीओ ने 2020 में इसका सफल परीक्षण किया और अगले 2 से 3 साल में पूरी तरह तैयार हो जाएगा। और अब बात ब्रह्मोस की। ब्रह्मोस 1 से काफी हाईटेक है ये ब्रह्मोस 2। ब्रह्मोस 1 का जलवा आपने देख लिया पाकिस्तान में, और पाकिस्तान के लोग ही बखूबी बताएंगे, उनकी सेना बखूबी बताएगी कि ब्रह्मोस 1 कैसी थी। अब यह ब्रह्मोस 2 की तैयारी हो रही। दुनिया की सबसे तेज और घातक क्रूज मिसाइल, करीब 8600 से 9800 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार ब्रह्मोस 2 की, 1500 किलोमीटर की रेंज, पाकिस्तान और चीन के कई इलाकों पर हमले कर सकती है। जमीन, समंदर, पनडुब्बी और हवा से लॉन्च कर सकते हैं इसे।
200 से 300 किलोग्राम के परमाणु वॉरहेड अपने साथ ले जा सकती है। पाकिस्तान के मुर्री, रावलपिंडी, ग्वादर में कुछ सेकंड में हमला कर सकती है। पाकिस्तान का रडार सिस्टम इसके सामने फ्लॉप है। दक्षिण चीन सागर और तिब्बत में चीनी सैन्य ठिकानों तक हमले में सक्षम है। ब्रह्मोस 2 का अप्रैल 2025 में बंगाल की खाड़ी में सफल परीक्षण हो चुका है। 800 किलोमीटर की रेंज हासिल की है इसने। यह है इसकी ताकत। अब आपको सुनवाता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बताया भारतीय हथियारों की ताकत। भारत अब आत्मनिर्भर हो गया है कि भारत का डीआरडीओ अब खुद हथियार बना रहा है और वही हथियार पाकिस्तान पर गरज भी रहे हैं और जो पाकिस्तान से मिसाइल आ रही हैं वही हथियार उन्हें रोक भी रहे हैं। सुनिए पीएम मोदी। हमने रेगिस्तानों और पहाड़ों में अपनी क्षमता का शानदार प्रदर्शन किया और साथ ही न्यू एज वॉरफेयर में भी अपनी श्रेष्ठता सिद्ध की। इस ऑपरेशन के दौरान हमारे मेड इन इंडिया हथियारों की प्रामाणिकता सिद्ध हुई। आज दुनिया देख रही है 21वीं सदी के वॉरफेयर में मेड इन इंडिया डिफेंस इक्विपमेंट्स, इसका समय आ चुका है। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें भारत लगातार एक्शन ले रहा है। बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान के जो लोग मौजूद हैं, जो अधिकारी मौजूद हैं, पाक उच्चायोग के अधिकारी पर भारत ने एक्शन ले लिया है। कह दिया है उच्चायोग में जो अधिकारी हैं वो फौरन भारत छोड़ दें। 24 घंटे में अधिकारियों को भारत छोड़ने का आदेश दे दिया गया है। पाकिस्तान को एक और करारा तमाचा भारत की तरफ से लगा है। आधा स्टाफ पहले ही खाली हो चुका है। संदिग्ध गतिविधियों में शामिल होने के चलते यह एक्शन लिया गया है। एक और खबर इस बीच आ रही है कि पाकिस्तान के एयरबेस की तबाही की तस्वीरें सामने आ गई हैं। भारत की भीषण एयर स्ट्राइक में एयरबेस तबाह हो गया है, वो तस्वीरें भी सामने आ गई हैं। और एयरबेस पर जो पिछले दिनों तस्वीरें आई हैं वो हमने आपको दिखाई थी। अभी जो नई तस्वीरें आ रही हैं, ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये सैटेलाइट इमेज मैं आपको दिखा रहा हूं। पहली तस्वीर देखिए जरा, पहले की तस्वीर जब आपको ढांचा पूरी तरह से नजर आ रहा है एयरबेस का, और दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं जिसमें पाकिस्तानी एयरबेस पूरी तरह से तबाह हो गया है, वो मैं आपको दिखा रहा हूं। आइए आपको दिखाऊं कि पाकिस्तानी एयरबेस कैसे तबाह हुआ है। तस्वीर दिखाइए जरा, ये एयरबेस की तस्वीर से पहले एयरबेस की तस्वीर दीजिए जरा। एयरबेस की तस्वीर में आपको दिखा रहा था कि कैसे पहले का एयरबेस और मिसाइल हमले के बाद एयरबेस की तस्वीर प्लीज, जो अभी आपने ब्रेकिंग में दी है वो तस्वीर मांग रहा हूं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं पाकिस्तानी एयरबेस का, ये देख रहे हैं। पहले इस तस्वीर को देखिए, ये ट्रैक आपको साफ नजर आ रहा है। ये दूसरी तस्वीर, ये एयरबेस यहां पर हिट किया है भारतीय मिसाइल। अगली तस्वीर दिखाइए। तो भारत ने तो हमला कर दिया, लेकिन भारत पर जो पाकिस्तान ने हमला किया है उस हमले को कैसे भारत ने नाकाम किया। आकाश डिफेंस सिस्टम से ये थी भारत की ताकत। अब मैं आपको बताऊं ये आकाश किसने तैयार किया है। ये डीआरडीओ ने तैयार किया था। तस्वीर दिखाइए प्लीज। ये जिन्हें आप देख रहे हैं इनका नाम है रामाराव। रामाराव साहब ने ही आकाश मिसाइल तैयार किए, डिफेंस सिस्टम तैयार किया। अब ये हैं कौन, अगली तस्वीर दिखाऊं मैं आपको। एपीजे अब्दुल कलाम जो कि मिसाइल मैन है, उनके ही शिष्य हैं रामाराव साहब। और कैसे तैयार हुई ये, कैसे आकाश तैयार हुई, उनके अबुल कलाम के जो शिष्य हैं उन्होंने तैयार की है। देखिए, पहले नाकाम करने में बड़ा हाथ, पाकिस्तान के हमले नाकाम करने में हाथ था आकाश का। आकाश मिसाइल ने पाक के सैकड़ों ड्रोन मार गिराए। S-400 की एक मिसाइल जहां 8 करोड़ की होती है, सोचिए S-400 से भारत अगर बचाव कर रहा है तो 8 करोड़ रुपया खर्च कर रहा है एक बार में। इसलिए सस्ती तकनीक आकाश डिफेंस सिस्टम तैयार किया गया कि पाकिस्तान की मिसाइल आए तो हम कम पैसों में ही उनका इलाज कर दें। वहीं 2 से 3 करोड़ वाली आकाश मिसाइल भी वैसे ही अचूक निकली। और इस मिसाइल को बनाने के पीछे डॉक्टर कलाम के शिष्य हैं, डीआरडीओ के सीनियर वैज्ञानिक प्रहलाद रामाराव ने इसे बनाया है।
15 साल पहले डॉक्टर कलाम ने उन्हें आकाश प्रोजेक्ट का जिम्मा सौंपा, तब स्वदेशी तकनीक से खतरनाक मिसाइल बनाना सपनों जैसा था। शुरू में नाकामी मिली, लेकिन कलाम हमेशा उनका हौसला बढ़ाते रहे। कहा, रामाराव तुम सही कर रहे हो, हम तुम्हारे साथ हैं। आकाश मिसाइल सिस्टम वैसे तो देश को 16 साल पहले मिली, जमीन से आसमान तक हर खतरे से निपटने में सक्षम है। डीआरडीओ द्वारा विकसित आकाश की रेंज 45 किलोमीटर तक है, मतलब छोटी दूरी के टारगेट को तबाह करने में माहिर है। ये एक साथ 64 टारगेट ट्रैक और 12 को तबाह कर सकती है। कई परीक्षण हो चुके थे, लेकिन शुरू में सेना को इस पर शक था। लेकिन जब सबसे अहम मोर्चे पर देश की रक्षा की बात आई, तो आकाश ने तुर्की के ड्रोन और कई फाइटर प्लेन पलटा दिए। यानी भारत की स्वदेशी मिसाइल अचूक रक्षा कवच साबित हुई है। आकाश की कामयाबी से इसे बनाने वाले रामाराव चर्चा में हैं और कहा कि ये मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन था। आइए आपको सुनवाऊं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी भारत के डिफेंस सिस्टम की तारीफ की है, सुनिए। भारत के पारंपरिक एयर डिफेंस सिस्टम हो, जिन्होंने अनेक लड़ाइयां देखी हैं, या फिर आकाश जैसे हमारे मेड इन इंडिया प्लेटफॉर्म हो, इनको S-400 जैसे आधुनिक और सशक्त डिफेंस सिस्टम ने अभूतपूर्व मजबूती दी है। एक मजबूत सुरक्षा कवच भारत की पहचान बन चुकी है। पाकिस्तान की लाख कोशिश के बाद भी हमारे एयरबेस हो या फिर हमारे दूसरे डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर, इन पर आंच तक नहीं आई। अब आपको बताऊं, अब एक्शन क्या हो रहा है। अब सरहद पर एक्शन शुरू हो गया। ये आप देख रहे हैं, पाकिस्तानी जो बॉम्ब था उसे आज डिफ्यूज किया है। पाकिस्तानी बम के डिफ्यूज करने की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, जो बॉर्डर पर मिला है। इस बीच भारत ने देखिए पाकिस्तान की चौकियां उड़ा दी हैं। पाकिस्तान फायरिंग कर रहा है लगातार एलओसी पर। ये देखिए जरा, दस 11 और ये 11वीं चौकी उड़ा दी है, 12वीं चौकी उड़ा दी है पाकिस्तान की। ये 13 पोस्ट। सोचिए, पाकिस्तान पर ये जो हमले भारत कर रहा है, ये वो जगह है जहां से लगातार सीमा पर फायरिंग हो रही है, बेगुनाहों की जानें जा रही हैं। भारत अब उन्हें उसी भाषा में जवाब दे रहा है। ये चौकी उड़ा दी, देखिए, ये 5वीं उड़ा दी है पोस्ट पाकिस्तान, ये 6ठी पोस्ट उड़ा दी है, ये 7वीं उड़ाई, ये 8वीं पोस्ट उड़ाई पाकिस्तान की, ये 9वीं पोस्ट, 10वीं और ये 11वीं उड़ाई है। पाकिस्तान का भरपूर इलाज सीमा पर हो रहा है और ये 13वीं उड़ा दी। और देखिए, इसके अलावा आतंकियों पर भी एक्शन हो रहा है। बाकायदा सेना ने एक ऑपरेशन शुरू किया, ऑपरेशन केलर। ऑपरेशन केलर क्या है? इस ऑपरेशन की शुरुआत होते ही अगली तस्वीर देखिए जरा, किस तरह से सेना का मूवमेंट शुरू हुआ। शोपिया में आतंकियों की जानकारी मिली थी, जैसे ही जानकारी मिली सेना तुरंत शोपिया की तरफ मूव हुई। और शोपिया पहुंचने के बाद सेना ने अपना एक्शन शुरू किया। 3 आतंकी छिपे होने की जानकारी मिली थी जवानों को।
और आइए अब आपको तीनों आतंकी जो ढेर किए गए, ये आप देख रहे हैं शाहिद अहमद कुट्टी, ये दूसरा आतंकी अदनान शफी डार और तीसरा आतंकी एहसानुल हक शेख। इन तीनों को सेना ने ढेर कर दिया है जिन्होंने भारत के खिलाफ बंदूक उठाई थी, और ऐसे जो बंदूक उठा रहे हैं उनका यही हश्र होना चाहिए। पहलगाम के बाद यह संदेश साफ है, जो भी बंदूक उठाए उसका इलाज बुलेट है। अगली तस्वीर देखिए, ये है तीनों आतंकी जिन्हें ढेर किया है सेना के जवानों ने। शोपिया की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, लश्कर के तीनों आतंकी थे और तीनों को सेना ने मार गिराया है। उसके बाद देखिए जरा, सेना का जोश हाई है क्योंकि लगातार एक्शन हो रहा है सीमा पार भी और सीमा के अंदर जो आतंकी उन पर भी। भारत माता की, भारत माता की, हर 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 भारत माता की, भारत माता की, हर हर। और आइए अब इन तीनों आतंकियों के बारे में आपको बताऊं, इस ऑपरेशन के बारे में। सुरक्षा बलों ने बड़ा एनकाउंटर किया, शोपिया में 3 आतंकियों को मार गिराया है। मारे गए तीनों आतंकी लश्कर तैयबा के हैं। इलाके में और आतंकी छिपे हैं, मुठभेड़ चल रही है। सुरक्षा बलों को 1 से 2 आतंकियों के छिपने की आशंका है, इसलिए सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन केलर पर ब्रेक नहीं लगाया है अभी। जम्मू कश्मीर के इस इलाके को शुक्रू केलर के नाम से जानते हैं, इसलिए सुरक्षा बलों ने इस अभियान का नाम ऑपरेशन केलर रखा। शुक्रू के जंगली इलाकों में आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिली थी। इसके बाद सेना और सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन केलर लॉन्च किया। मारे गए 3 आतंकियों में से 2 की पहचान हो गई है। और इन आतंकियों के बारे में आपको बताऊं, शाहिद अहमद कुट्टी, एनकाउंटर में शाहिद अहमद कुट्टी ढेर हुआ है। शाहिद कुट्टी शोपिया जिले का ही रहने वाला है। मार्च 2023 में लश्कर तैयबा में शामिल हुआ था। शाहिद लश्कर तैयबा में A ग्रेड का आतंकी था। शाहिद कुट्टी कई आतंकी वारदातों में शामिल रहा है। फरवरी 2025 में TA जवान की हत्या में भी शामिल था ये। मई 2024 में ही बीजेपी के एक सरपंच की हत्या भी इसने कर दी थी। अदनान शफी डार का भी काम तमाम हो गया है। अदनान डार भी लश्कर के लिए काम करता था। अदनान लश्कर तैयबा में C ग्रेड का आतंकी था। अदनान शोपिया के वांडुना मेलहोरा का रहने वाला था। कुछ महीने पहले एक स्थानीय मजदूर की हत्या की थी इसने। एनकाउंटर में आतंकी आमिर अहमद डार भी मारा गया है। आमिर अहमद डार शोपिया के दरमपोर का रहने वाला है। लश्कर तैयबा का B ग्रेड आतंकी बताया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने भी आज आतंकवाद पर कुछ बोला है, सुनिए जरा। पीएम मोदी ने साफ संदेश दे दिया है कि अब आतंकवाद बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, सीमा के इस पार हो या उस पार। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुनिया ने पाकिस्तान का वो घिनौना सच फिर देखा है, जब मारे गए आतंकियों को विदाई देने पाकिस्तानी सेना के बड़े बड़े अफसर उमड़ पड़े। स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म का यह बहुत बड़ा सबूत है। हम भारत और अपने नागरिकों को किसी भी खतरे से बचाने के लिए लगातार निर्णायक कदम उठाते रहेंगे। भारत ने एक बड़ी जंग जीती है, लेकिन इस जंग के असली हीरो भारतीय सेना है, भारतीय एयरफोर्स, भारतीय नेवी और भारतीय आर्मी यानी थल सेना है। लेकिन कुछ वो भी हीरो हैं जो पर्दे के पीछे काम कर रहे थे, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी टीम शामिल है। आइए आपको बताऊं कि आखिर कुछ और हिडन हीरोज कौन कौन हैं, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी शामिल है। मोदी ने देश में मॉक ड्रिल का माहौल बनाया। आपको याद होगा, पूरा देश इंतजार कर रहा था कि कल तो मॉक ड्रिल होने वाली है, लेकिन हो गया अटैक उससे पहले। पाकिस्तान समझ ही नहीं पाया कि मोदी का प्लान क्या है। मोदी ने खुद ऑपरेशन सिंदूर की कमान संभाली। पाकिस्तान ने जब हमले की कोशिश की तब भी मोदी लगातार एक्शन में रहे। विदेशी दौरे टाल दिए, सेना मंत्रियों के साथ बैठक की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री के तौर पर दिन रात एक किया। तीनों सेनाओं के साथ लगातार रणनीति बनाई, वक्त जरूरत के मुताबिक प्लान में बदलाव किया, सर्वदलीय बैठक की, सियासी दलों को भरोसे में लिया। अजित डोभाल जेम्स बॉन्ड की भूमिका में नजर आए।
एक बार फिर जासूस से माहिर रणनीतिकार के तौर पर दिखे। प्रधानमंत्री मोदी के साथ हर मीटिंग में उनकी मौजूदगी होती। किसी भी बैठक के बाद पीएम से उनकी 1-to-1 बातचीत होती। डोभाल हमेशा से प्रधानमंत्री मोदी के सबसे भरोसेमंद रणनीतिकार रहे हैं, चाणक्य भी आप कह सकते हैं। अगला नाम है सीडीएस अनिल चौहान, उम्मीदों पर खरे उतरे। पूर्व सीडीएस बिपिन रावत के बाद जिम्मेदारी मिली थी। चौहान साहब ने तीनों सेनाओं को लीड करते हुए आगे बढ़े और पाक के खिलाफ तीनों सेनाओं में जबरदस्त सामंजस्य दिखा, जिसका असर हुआ कि पाक ने 4 दिन में हथियार डाल दिए। जनरल द्विवेदी थल सेना के 30वें सेना अध्यक्ष हैं। उन्होंने पाकिस्तान के कई हमलों को नाकाम किया। भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर उनके एक्शन ने रंग दिखाया। पूर्ण युद्ध की स्थिति के लिए जवानों को पूरी तरह से तैयार किया। एलओसी पर पाकिस्तान की हरकतों पर करारा जवाब दिया। अगला नाम है, भारत ने पाक के 9 ठिकानों पर हमले किए। एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह साहब, पहलगाम के बाद भारत का यह पहला एक्शन था। इसमें मिसाइल और ड्रोन का सहारा लिया गया था। भारत के इस एक्शन में वायुसेना की बड़ी भूमिका थी। वायुसेना को एयर मार्शल अमरप्रीत लीड कर रहे थे। नौसेना भी फुल एक्शन मोड में थी। एडमिरल दिनेश त्रिपाठी भी पर्दे के पीछे पूरी तैयारी कर रहे थे। पूर्ण युद्ध के हालात में आक्रामक तैयारी थी। नौसेना के निशाने पर पाक के कई बंदरगाह थे। सबसे बड़ा निशाना कराची का बंदरगाह था। नौसेना की तैयारी से पाक के पसीने छूट गए। पाकिस्तान पर युद्ध विराम का दबाव बन गया। यह है सच। सुनिए जरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर क्या कहा। बीते दिनों में देश का सामर्थ्य और उसका संयम दोनों देखा है। मैं सबसे पहले भारत की पराक्रमी सेनाओं को, सशस्त्र बलों को, हमारी खुफिया एजेंसियों को, हमारे वैज्ञानिकों को, हर भारतवासी की तरफ से सैल्यूट करता हूं। हमारे वीर सैनिकों ने ऑपरेशन सिंदूर के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए असीम शौर्य का प्रदर्शन किया। मैं उनकी वीरता को, उनके साहस को, उनके पराक्रम को आज समर्पित करता हूं। हमारे देश की हर माता को, देश की हर बहन को और देश की हर बेटी को ये पराक्रम समर्पित करता हूं। जंग तो रुक गई है, लेकिन दुनिया क्या सोच रही है? क्या वाकई जंग रुक गई है? क्या ऑपरेशन सिंदूर रुक गया है? लेकिन विदेशी मीडिया ये जान रही है कि जंग अभी बेशक नहीं हो रही है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है। वो कह रहे हैं कभी भी कुछ भी हो सकता है। पूरी दुनिया का मीडिया ये छाप रहा है कि अभी जो दिख रहा है, क्या ये आंधी से पहले की खामोशी है? देखिए, न्यूयॉर्क टाइम्स लिख रहा है युद्ध विराम हुआ है लेकिन खतरा नहीं टला है। आने वाले दिनों में ऐसे और संघर्ष हो सकते हैं। भले ही दोनों देश जंग की कगार से पीछे हट गए, लेकिन इस बार दोनों के संघर्ष में बहुत कुछ नया था। मिलिट्री एक्शन में नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ है। पहली बार दोनों देशों ने हथियारबंद ड्रोन का इस्तेमाल किया है। वॉशिंगटन पोस्ट लिख रहा है दोनों देशों के बीच युद्ध विराम पर सस्पेंस है। कहना मुश्किल है कि यह कब तक टिक पाएगा। फिलहाल अमेरिका की पहल पर सीज फायर हो गया है। 4 दिन तक भारत पाक के आसमान में मिसाइलें उड़ती रहीं। दोनों पड़ोसी देश पूरी तरह युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं। परमाणु संपन्न देशों के बीच ड्रोन का इस्तेमाल हो रहा था। द गार्डियन ने लिखा दोनों देश जंग की कगार से पीछे हट गए। दशकों विवाद और शत्रुता अभी भी कायम है। सीज फायर टिका तो नई लड़ाई भी नहीं होगी। अब दोनों के बीच ये लड़ाई नैरेटिव बिल्डिंग की होगी। सीएनएन ने कहा फिलहाल शांति की एक उम्मीद जगी है। दोनों देशों के बीच सीज फायर लागू होता दिख रहा है। पहलगाम हमले से तनाव था, जिसके बाद दर्जनों लोगों की मौत हुई। अमेरिका ने शांति में भूमिका निभाई और श्रेय लेने की कोशिश भी की है। फ्रांस 24 लिख रहा है भारत पाक के बीच सीज फायर जारी है। भारत पाकिस्तान के बीच यह संघर्ष भीषण था। दोनों के बीच 3 दशकों में सबसे भीषण संघर्ष। दोनों ने एक दूसरे के सैन्य ठिकानों पर मिसाइल ड्रोन दागे हैं। आपने सुना दुनिया के
अखबार क्या लिख रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं, उन्हें सुनिए जरा। Saturday, my administration helped broker a full हमने एक परमाणु संघर्ष को रोका। मुझे लगता है कि यह एक बुरा परमाणु युद्ध हो सकता था, लाखों लोग मारे जा सकते थे। मैं उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और विदेश मंत्री मार्को रूबियो को भी उनके काम के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। एक और भी तस्वीर है, मैं आपको दिखाऊं। तस्वीर दिखाई प्लीज। ये आप देख रहे हैं बारामूला की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। बारामूला में पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की गई है और पाकिस्तान की तरफ से गोलाबारी में यह हाल हो गया है। लेकिन सुनिए लोग क्या कह रहे हैं जिनके घरों पर हमला हुआ है। तो भाई जो शहीद हुए हैं, इनका शहीदी जो है जाया नहीं जाए, इसका हमारे प्रधानमंत्री से नम्रता निवेदन है कि इनकी बलिदानी को हमारे जितने भी सैनिक हैं जो बलिदान हुए हैं, उनकी बलिदानी जाया नहीं जाए और कड़ी से कड़ी सजा जो फिर भविष्य में ऐसी दोहराई ना जाए, ये एक्शन लेना चाहिए। इन्होंने इंडिया पाकिस्तान की जो लड़ाई थी उसमें अपनी जान को शहीद किए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और तिरंगा के नीचे इनको सलामी दी गई, इसके लिए। तो पाकिस्तान को सीमा पर भी उसी की भाषा में जवाब दिया जा रहा है। मैंने आपको दिखाया, उसके 13 पोस्ट उड़ा दिए गए। आइए और अब बात आज के सूत्र की। सब कुछ शांति से प्राप्त नहीं होता है, कई बार ताकत का इस्तेमाल करना पड़ता है। जिंदगी का यह अहम सूत्र भगवान राम ने दिया था। रामायण में भगवान राम के क्रोध का जिक्र करते हुए लिखा गया है, विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होई न प्रीत। सीता को छुड़ाने और लंका पर चढ़ाई के लिए राम जी को समंदर पार करना था। भगवान राम के पास अमोघ बाण की शक्ति थी। वो चाहते तो एक बाण से समंदर का पानी सुखाकर रास्ता बना सकते थे, लेकिन राम जी ने विनम्रता का रास्ता चुना और समुद्र से रास्ता देने का आग्रह किया। 3 दिन तक वो आग्रह करते रहे, समंदर के रास्ता देने का इंतजार करते रहे, लेकिन समंदर ने जब राम जी और वानर सेना को लंका पहुंचने का रास्ता नहीं दिया तो भगवान राम समझ गए कि समंदर को अपनी शक्ति का डर दिखाना होगा। श्री राम ने महाअग्नि अस्त्र का संधान किया, यानी अभी बाण को सिर्फ प्रकट किया था। उनके इस अस्त्र से समंदर में खलबली मच गई, जीव जंतु में हाहाकार मच गया। तब समंदर खुद हाथ जोड़कर श्री राम के सामने आया और उनसे माफी मांगी। बाद में श्री राम को समंदर में सेतु बनाने और लंका पहुंचने का रास्ता भी बताया। भारतीय सेना ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी इसी सूत्र का जिक्र किया और कहा कि सत्य स्थापित करने के लिए कभी कभी ताकत दिखाना आवश्यक हो जाता है। हमेशा संयम और धैर्य रखने वाले भगवान राम ने इस प्रसंग से सीख दी, अन्याय से लड़ने के लिए सही समय पर शक्ति का इस्तेमाल जरूरी है, क्योंकि कई बार विनम्रता को विरोधी या दूसरे लोग कमजोरी मान लेते हैं। बहरहाल ये भारत की बात है। मैं इतना ही, जहां से जो अच्छा मिले उसे हासिल करें। अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। आधे बाउल दही में 4 चम्मच MDA चटनी पुदीना मसाला डाला, स्टर करो, पुदीना चटनी तैयार। MDA चटनी पुदीना मसाला।